वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा MTP एंड STD। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें होता क्या है बच्चों, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो पार्चुरेशन से पहले, हमें पता है प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ का होता है। उस 9 मंथ से पहले प्रेगनेंसी को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना, यानी कि अबॉर्शन करवा देना, उसको बोलते हैं MTP, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन करवाना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से टाइम से पहले, उसको बोला जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। ऐसा देखा गया है पिछले कुछ ईयर्स में, जो MTP है यानी कि अबॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। लगभग है पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन MTP के केस सामने आते हैं पर ईयर। 45 to 50 मिलियन MTP के केस सामने आते हैं, जो कि जितनी भी पूरे साल के दौरान जितनी भी MTP होती है, प्रेगनेंसी होती है, उनका 1/5 है, यानी कि 20% जो प्रेगनेंसी होगी उनका MTP करवा दिया जाता है इलीगली तरीके से। इनमें से कुछ 1-2% लीगल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इलीगली ऐसा करते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, अपने इमोशंस को देखते हुए, एथिक्स को देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, MTP को पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन इंडिया में MTP बैन नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में जो प्रेगनेंसी है यानी कि MTP है उसको लीगल बनाया था कि भी कोई भी इंडिविजुअल है वो MTP करवा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकता है। ये रूल बनाया था इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्ट्रिक्ट 2-4 शर्तें थी जिनको फॉलो करना जरूरी था, उसके बिना MTP नहीं करवाया जा सकता। तो वो शर्तें कौन कौन सी थी देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि भी या तो प्रेगनेंसी इज डेंजरस फॉर मदर और फीटस, या तो जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू रखना मदर के लिए या फिर फीटस के लिए, बच्चे के लिए खतरनाक हो, तो उस केस में हम MTP करवा सकते हैं। दूसरा है, या फिर जो प्रेगनेंसी है वो किस चीज का रिजल्ट हो, रेप का। प्रेगनेंसी
इज कॉज ड्यू टू रेप। ठीक है, रेप के केस में यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको भी एमटीपी करवाया जा सकता है। थर्ड है if the pregnancy is caused due to failure of contraceptive devices। यदि किसी फीमेल ने कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज किया है लेकिन वो अपना काम नहीं करती, फेल हो जाती है, यानी कि ट्यूबेक्टोमी है या वेसेक्टोमी है, वो फेल हो जाती है, अच्छे से नहीं हो पाती है और उसके दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस केस में भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाया जा सकता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर कौन सकता है? कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एमटीपी कर सकता है। ठीक है, तो आज के टाइम में एमटीपी का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। एमटीपी का जो मिसयूज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग हैं वो इन मुद्दों से हटके, जो हमने इसमें डिस्कस किया है कि भैया प्रेगनेंसी या तो रेप के कारण से हुई हो या फिर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के फेलियर से हुई हो, ठीक है, या फिर फीमेल और फीटस दोनों को ही खतरा हो, उस केस में एमटीपी करवाई जा सकती है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, एक तो एमटीपी का मिसयूज कर रहे हैं, मानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल में एमटीपी बहुत अच्छा तरीका साबित हो सकती है, लेकिन हम इतने भी निर्दयी नहीं बन सकते कि किसी बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसको मार दें। ठीक है, तो इसीलिए एमटीपी पे बैन तो नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही एमटीपी करवाई जा सकती है। और साथ में एमटीपी के मिसयूज के साथ साथ एक टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग टेस्ट है। इस टेस्ट से जो फीटस है उसके मेल या फीमेल होने का पता चल सकता है इस टेस्ट से। तो इस केस में एक तो इस टेस्ट का मिसयूज हो रहा है, यदि किसी को पता चल गया कि जो फीटस है वो फीमेल है तो फिर वो क्या करेगा, एमटीपी करवाएगा, और एमटीपी का मिसयूज हो गया। तो आजकल के टाइम में एमनियोसेंटेसिस और जो एमटीपी है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। लेकिन जो एमनियोसेंटेसिस है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है। एमनियोसेंटेसिस कंप्लीटली बैन है, लेकिन प्रेगनेंसी, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसको कुछ शर्तों के साथ उन रूल्स को फॉलो करके करवाया जा सकता है। तो ये तो था टॉपिक हमारा एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। या फिर उन बातों से अलग भी, रेप की वजह से हो, कंट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर की वजह से हो, या फिर फीटस और मदर दोनों को ही खतरा हो, उसके अलावा भी यदि कोई दो डॉक्टर आपस में डिस्कस करके ये कंक्लूजन निकाले कि एमटीपी करना ही ठीक रहेगा, तो उस केस में भी एमटीपी की जा सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसटीडी की।
यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको ही वेनरल डिजीज भी बोला जाता है और इनको ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है, यानी कि वीडी और आरटीआई। ठीक है, एसटीडी को ही आरटीआई भी बोला जाता है, वीडी भी बोला जाता है। तो होता क्या है एसटीडी? ऐसी डिजीज या फिर इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं, उनको बोलते हैं एसटीडीज या वीडी, वेनरल डिजीज। ऐसी डिजीज और इन्फेक्शन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से एक दूसरे में फैलती है, उनको बोलते हैं एसटीडीज। जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स और इसके अलावा है क्लैमाइडियासिस और है जेनिटल वार्ड्स और है ट्राइकोमोनियासिस या हेपेटाइटिस बी और जो मोस्टली कॉमन नोन है, सब उसको जानते हैं, वो है इसके अलावा एड्स। तो ये सारे जितने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्प्स है, क्लैमाइडियासिस है, जेनिटल वार्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, ये सारी की सारी जो डिजीज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक दूसरे में फैल सकती है। तो इनमें से जैसे हेपेटाइटिस बी है और एड्स है, ये ऐसी बीमारी है जो किसी भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ नीडल शेयर करने से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ठीक है, ऐसा करने से वो एक दूसरे में फैल सकती है, या और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। ठीक है, इन मीडियम से ये फैल सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो सारी बीमारियां ही फैल सकती है, लेकिन जो एड्स और हेपेटाइटिस बी है वो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एक दूसरे में जा सकती है। तो इसलिए इन बातों का काफ़ी ध्यान रखना है। जब भी ज़रूरत पड़े अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग नीडल का यूज किया जाना चाहिए। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यदि किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड को डालना है, तो उससे पहले उस ब्लड के सभी तरह के जो टेस्ट है वो हो जाने चाहिए, ताकि उस ब्लड के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं
एड्स की, क्योंकि मेनली जो एड्स ही ऐसी बीमारी है जिसने हमारे समाज में एक बहुत बुरी धारणा बनी हुई है, इसकी वजह से बहुत डर है हमारे समाज में। तो इन डिजीज में से एक बात और बता दूं यहाँ पे, जो हेपेटाइटिस बी है, एड्स है और जेनिटल हर्प्स है, ये जेनिटल हर्प्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी, इन तीनों डिजीज को छोड़ करके बाकी जितनी भी डिजीज है वो सारी क्योरेबल है, वो सारी क्योरेबल है, उनका इलाज संभव है, उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी है, एड्स और जेनिटल हर्प्स है, इनकी केवल हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, देखते हैं। तो मेनली हम बात करते हैं एड्स की। एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो फैलती किससे है, जो इसमें पैथोजन है वो क्या है, पैथोजन होता है बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी वजह से वो डिजीज है वो फैलती है। तो जो पैथोजन है इसमें वो है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये है HIV। कैसी डिजीज है ये, एक वायरल डिजीज है। एक वायरल डिजीज है ये। तो अब बात करते हैं इन डिजीज से बचने के लिए हमें कौन कौन सी प्रिवेंशन लेनी चाहिए, क्या क्या हमने अपने बचाव करने चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट है अवॉइड सेक्स with unknown or multiple partner। ठीक है, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए और किसी अननोन पार्टनर के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, यूज कॉन्डोम्स कॉन्डोम्स का हम यूज कर सकते हैं जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। और दूसरा, जब भी हमें थोड़ा सा भी डाउट हो, इसके सिम्टम्स दिखाई दे, सिम्टम क्या होते हैं इनके, वीकनेस आ जाती है, जो हमारा जेनिटल ऑर्गन्स है वहां पे ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जो वाटर लॉस है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और बॉडी पूरी कमजोर हो जाती है। तो जब भी हमें थोड़े से भी सिम्टम दिखाई देने स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, एक जो फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करना चाहिए।
कंसल्ट विद डॉक्टर एंड फॉलो गाइडलाइंस। जो वो गाइडलाइंस देगा उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये कुछ प्रोसीजर है। सबसे मेन तो क्या है, जो हमारा अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो कॉन्डोम्स का यूज करना है। थर्ड है, जब हमें डाउट हो जाए कि हम इस तरह के जो इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जो वो गाइडलाइन देता है उनको फॉलो करना है। तो जो ये एड्स वगैरह के जो ज़्यादातर केसेस आते हैं बच्चों, वो हमारे 15 to 24 जो ईयर्स की एज है, उसके दौरान ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। हम ये सारे जो प्रिवेंशन है उसको फॉलो करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एसटीडी का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से ही वो होगा इनफर्टिलिटी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।